Good morning student. Welcome to our social science class. Today we are going to teach you standard 8 lesson 7 civilizing the native educating the nations. मतलब कि यहाँ पे एजुकेशन में क्या सिविलाइजेशन लाना है. सिविलाइजेशन मतलब जो ब्रिटिश लोग थे ये समझते थे कि इंडिया के लोग में सिविलाइज नहीं है, मतलब कि सिविलाइज नहीं मतलब कि मैनर्स नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है. तो उन लोगों ने क्या क्या चेंजेस की और जो चेंजेस किया उससे इंडियन लोगों ने क्या रिएक्ट किया और उससे क्या अफेक्ट हुए हम लोग, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. In the earliest chapter, you have seen how British rule affected राजाज एंड नवाब्स, peasants एंड ट्राइबल्स. मतलब कि पहले के चैप्टर्स में हमने क्या स्टडी किया कि राजाज और नवाब वो लोग कैसे इफेक्ट हुए थे ब्रिटिश रूल से. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड what the implications it had for the lives of students. For the British in India wanted not only territorial conquest to control over revenues. मतलब जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या चाहते थे, अकेला उस पे यहाँ पे रहना नहीं, कंट्रोल करना नहीं चाहते, साथ ही साथ में जो टैक्स वगैरह होता है वो सब भी वो कलेक्ट करना चाहते थे. They also felt that they had a cultural missions. They had to civilize the natives and change their customs and values. मतलब वो लोग है ना कल्चरल सिविलाइजेशन चाहते थे, मतलब कि उनका जो कल्चरल है, उनकी जो वैल्यूज है वो सब वो इंडिया में लाके उनसे हमारे लोगों को प्रोवोक करना चाहते थे और वो कैसे अफेक्ट हो रहे वो देखना चाहते थे. What changes were to be introduced and how were Indians to be educated, civilized and made into what the British believe were good subjects, and the British could find no simple answer to these questions. They continued the debate for many decades. मतलब कि उन लोगों ने क्या चेंजेस लाना चाहे एजुकेशनल रिलेटेड और उनसे इंडियन लोग कैसे अफेक्ट हुए, उन लोगों ने क्या रिएक्ट किया, वो बहुत ही सारी डिबेट्स उन लोगों के आपस के बीच में डिकेड मतलब 100 ईयर्स तक चलती रही. अब यहाँ से एक हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है. दैट टॉपिक इज हाउ द ब्रिटिश शो एजुकेशन. मतलब कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के एजुकेशन में क्या देखा, वो किस तरीके के चेंजेस करना चाहते थे और उनको उसमें क्या प्रॉब्लम दिखाई गई. लेट अस लुक what the British thought and did, how some of the ideas of education that we know take for granted involved in the last 200 years. मतलब कि वो last 200 years तक वहाँ पे इन्वॉल्व रहना तो चाहते थे कि क्या करेंगे क्या नहीं होगा. In the process of this inquiry we will also see how Indian react to British ideas. पर साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश लोगों का जो आइडियाज था किस पे, एजुकेशन से रिलेटेड, तो उन लोग उसमें इंडियन लोगों ने क्या रिएक्ट किया, उनके क्या रिव्यू थे, वो सब हम स्टडी करेंगे. ओके, द टॉपिक इज द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. यहाँ पे आके एक पिक्चर्स देख सकते हैं, इसमें ये जो है विलियम जॉन्स है. विलियम जॉन्स यहाँ पे कलकत्ता में एक जूनियर जज पे के लिए अपॉइंट हुए थे और साथ ही साथ वो लिंग्विस्ट थे. तो वो यहाँ पे आपके लिए एक और न्यू वर्ड्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्ट. तो लिंग्विस्ट मीन्स ऐसा पर्सन जो सेवरल लैंग्वेजेस पढ़ना चाहता हो और सेवरल लैंग्वेजेस के बारे में जानता हो, मतलब कि एक या दो से ज़्यादा जो लैंग्वेजेस जानते हैं उसको लिंग्विस्ट कहते हैं. तो इन 1783 अ पर्सन नेम ऑफ विलियम जॉन्स अराइव्ड इन कलकत्ता. ही हैड अपॉइंटेड एज अ जूनियर जज इन द सुप्रीम कोर्ट that the company had set up. In addition to be expert in a law, Jones was a linguist. जो मैंने अभी आपको बोला, he had studied Greek, Latin at Oxford. ऑक्सफोर्ड में से उन्होंने ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज स्टडी की थी. and knew French and English and had pick up Arabic from a friend. और उन्होंने अपने फ्रेंड से अरेबिक लैंग्वेज और पर्सियन लैंग्वेज भी स्टडी की. और साथ ही साथ अब वो कलकत्ता में आए थे तो उनका टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि जो वर्किंग आवर्स के बाद का टाइम है वो कैसे स्पेंड करें. तो उन्होंने यहाँ पे संस्कृत पढ़ना सोचा. तो उन्होंने यहाँ पे पंडित से संस्कृत लैंग्वेज और उनके ग्रामर के बारे में भी स्टडी की. यहाँ पे देखिए आपको ये बॉक्स में मैंने अभी बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्ट. तो यहाँ पे आपको मैं एक बार प्रॉपर वर्ड में वो डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ. लिंग्विस्ट मीन्स समवन हु नोज एंड स्टडी अ सेवरल लैंग्वेजेस. Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other science. साथ ही साथ ये संस्कृत लैंग्वेज के अलावा भी इन्होंने ये सब जो एनिशियंट इंडियन टेक्स्ट था जिसमें लॉ, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल, अरिथमेटिक, वो सब कुछ उन्होंने स्टडी किया. जॉन्स डिस्कवर दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कोलकाता एट द टाइम. इंग्लिश मीन्स लाइक हेनरी थॉमस
Colebrook and Nathaniel Hallett were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translate Sanskrit Persian words into English. मतलब कि जॉन्स ये चाहते थे कि उनका जो ये इंटरेस्ट है उन्होंने ये जो डिस्कवर किया सारी लैंग्वेजेस, उनका जो इंटरेस्ट है वो और इंग्लिश मैन्स भी जाने। तो इनके साथ और दो भी थे जिनका नाम था हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एंड नेथनियल हेल। वो दोनों भी इनके साथ ऐसे ही डिस्कवर और ऐसे ही इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने उनके साथ भी मिलके उन लोगों ने इन सभी को पर्शियन लैंग्वेज को संस्कृत को उन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। टुगेदर विद देम जॉन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल्स एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड द एशियाटिक रिसर्च। मतलब इन तीनों ने साथ में मिलके एक एशियाटिक सोसाइटी बेंगल में स्टार्ट की। तो यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किन ओरिएंटलिस्ट ने एशियाटिक सोसाइटी स्टार्ट की? द आंसर इज विलियम जॉन्स, हेनरी थॉमस कॉलबर्ग एंड नेथनियल हेल। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटलिस्ट? ओरिएंटली मीन्स जो नए नए कल्चर्स, जो इंडियन कल्चर्स और इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में इंटरेस्ट रखते हो और जानते हो, उन लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। ओके, नाउ दैट इज द सो जॉन्स एंड कोलब्रुक वेंट आउट द डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, ट्रांसलेटिंग देम एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग knowns to other, and this project they believe would not only help the British learn from Indian culture but it would be also help the Indian rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. In this process, the British would become the guardians of Indian culture as well as its master. मतलब कि मतलब कि ये जो कॉलब्रुक और जो जॉन्स थे उन लोगों ने ये सोचा कि उन्होंने क्या किया, जो इनिशिएंट टेक्स्ट था उन सभी का ट्रांसलेट किया, उनका मीनिंग फाइंड आउट किया और उसके कारण वो क्या करना चाहते थे? उसके कारण ये वो करना चाहते थे कि इंग्लिश लोग जो है वो इंडिया का जो कल्चर है वो जाने और जानने के साथ साथ उसको वो अपने अंडर में टेक ओवर भी कर सके और इन फ्यूचर ब्रिटिश जो है वो इंडिया के कल्चर के मास्टर्स भी बन जाए और गार्डियन भी बन जाए। मतलब ये चाहते थे कि हमारा जो पूरा कल्चर है वो पूरा यूरोपियन बेस पे कवर करने के साथ ही साथ वो पूरे हमारे कल्चर पे हमारा कल्चर को टेक ओवर करना चाहते थे और साथ ही साथ इंडियन लोगों को इन्फ्लुएंस भी करना चाहते थे। इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज मैनी कंपनी ऑफिशियल आर्ग्यू दैट द ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट द इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग। मतलब कि कई लोगों ने उनके आइडिया में प्रोवोक भी किया, इन्फ्लुएंस भी किया कि मैनी कंपनी जो ऑफिशियली थे तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने ऑफिशियली लोगों को अपॉइंट करना चाहते थे कि जिसके कारण क्या होता था कि इंडियन लोग वेस्टर्न लर्निंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। They felt that the institution should be set up to encourage the study of ancient Indian text and teach the Sanskrit, Persian literature and poetry. The official also thought that Hindus and Muslims ought to be taught to what they were already familiar with and what they value the treasures, not subjects that were aligned to them, and only then they believed that the British hoped to win a place in heart of natives. Only then they could align the rulers, expect the respected that subject. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये कहना चाहते थे कि जो इंग्लिश लोग थे वो चाहते थे कि उनको पता है कि इंडिया में बहुत से कल्चर्स फॉलो किए जाते थे, तो जो इंडियन और मुस्लिम लोग हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे से फ्रेंडली रिलेशन में है, तो हम लोगों को उन लोगों को अलग करने की बजाय हमको उनके हार्ट्स पे मतलब उनके हृदय पे हमारी जगह बनानी चाहिए और दोनों का जो कल्चर है उसको मिला के एक नया कल्चर बनाना चाहिए कि जिससे दोनों ही लोग हमसे हमारे अगेंस्ट प्रोवोक ना हो और ना ही प्रोटेस्ट करें। With this object in a view, Madrasa was set up in Kolkata in 1780 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. मतलब कि जैसे ही मैंने बोला कि जॉन्स ये सब कुछ चेंजेस करना चाहता था इंडियन एजुकेशन में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे मेजोरिटी इंडियन मुस्लिम दोनों कास्ट की है, तो वो दोनों को अफेक्ट ना हो और दोनों ही उनके साथ रहे, तो दोनों के रिलेटेड एजुकेशन उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन की। जैसे कि मुस्लिम लोग होते हैं वो मदरसा, मतलब कि वहाँ पे उनसे रिलेटेड जो स्टडी करवाते हैं उसको मदरसा बोलते हैं, तो उन्होंने कोलकाता में भी इस्लामिक लॉ के हिसाब से मदरसा भी सेटअप किया और साथ ही साथ उन्होंने हिंदुओं के लिए बनारस में 1791 में भी एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट की जो संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। मतलब कि संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाते हैं जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूजफुल है। यहाँ पे आप एक पिक्चर्स देख सकते हैं कि ये मॉन्यूमेंट है
यहाँ पे ये जो है, ये आपको ये पिक्चर्स देखना है, तो इस पिक्चर से आपको ये पता चलेगा, ये जो है वॉरेन हेस्टिंग है, ये पंडित है और ये मुंशी है। तो आपको ये समझ में माइंड में क्वेश्चन होगा कि इन वॉरेन हेस्टिंग के साथ इन दोनों को क्यों रखा गया है और इस पिक्चर्स का कहने का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। तो ये दिस इमेज रिप्रेजेंट हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया एंड यू विल नोटिस दैट मैजेस्टिक फिगर ऑफ हेस्टिंग एंड एंथुसियास्टिक सपोर्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट in place between the standing figure of पंडित one side and another side is मुंशी। तो यहाँ पे पहले ही मैंने ओरिएंटलिस्ट वर्ड यूज किया था आगे के पेज में, तो अब मैं आपको यहाँ पे उसका तीनों का प्रॉपर मीनिंग बोल देती हूँ। ओरिएंटलिस्ट मीन्स दोज विथ अ स्कॉलरी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, मतलब वो लोग जो इंडिया एशिया के लैंग्वेज और कल्चर में ऑलरेडी उनको जानते हैं। मुंशी मतलब कि अ पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच द पर्सियन। एंड द थर्ड वन दैट इज द वर्नेक्यूलर। तो वर्नेक्यूलर अ टर्म जनरली यूज टू रिफर अ लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट एज अ डिस्टिंक्ट फॉर व्हाट इज सीन इन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मतलब कि वर्नेक्यूलर मतलब कि एक लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये है कि जो ओरिएंटलिस्ट होता है वॉरेन हेस्टिंग, तो उसको क्या होता है कि लोकल वर्नाक्यूलर लैंग्वेज जानने के लिए ये मुंशी और पंडित की जरूरत होती है, क्योंकि अगर वो मुंशी और पंडित की हेल्प लेगा तभी वो जो लोकल लैंग्वेज है, जो वर्निक्यूलर लैंग्वेज है, उनके बारे में डीपली जान सकेगा। ओके, दैट इज द अवर सेकंड टॉपिक दैट इट ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, मतलब कि ये ईस्ट में फिर ये सब चेंजेस हुआ ईस्ट इलाके में, तो क्या एरर्स आई, क्या प्रॉब्लम हुआ। तो फ्रॉम द अर्ली 19th century मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ द लर्निंग, मतलब कि इन लोगों के और बहुत और सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन लोगों ने ये ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज किया, मतलब ये जो सोच रही है, जो करना चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए। इन शॉर्टली कॉमन लैंग्वेज में बोले तो ऑपोज किया। They said that the knowledge of the East was full of errors and the unscientific thought. Eastern literature was non-serious and light-hearted. So they are argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in increase the study of अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मतलब कि उन लोगों ने बोला कि इन लोगों को उस नॉलेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप लोग ये जो अरेबिक और ये जो संस्कृत लैंग्वेज उनको पढ़ा रहे वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कि उनके अलावा उनको वो ऐसा पढ़ाओ कि वो यूरोपियन लैंग्वेज से, यूरोपियन कल्चर से अफेक्ट हो, उनको फॉलो करे और इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा बोले। तो उन सभी ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करने वाला एक मेन पर्सन था जिसका नाम है जेम्स मिल। तो जेम्स मिल वॉज वन ऑफ द हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट द ब्रिटिश एफर्ट। ही डिक्लेयर्ड शुडंट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड, मतलब लोग जो चाहते हैं वो आप मत पढ़ाओ, पर आप वो पढ़ाओ कि जो व्हाट वाज द यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, मतलब कि जो यूजफुल भी हो और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी हो। So Indians should be made familiar with the scientific and technical advantages that the West had made rather than with the poverty and sacred literature of the Orient। मतलब कि आप ये जेम्स मिल ये बोलना चाहते थे कि इंडियन लोगों को आप वो जानते हैं जो लैंग्वेज जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो उनका नेटिव है, आप वो सब मत पढ़ाओ, आप उनको यूरोपियन कल्चर का पढ़ाओ, जो प्रैक्टिकल हो, जो यूजफुल हो, वो सब आप पढ़ाओ, जिसके कारण क्या होगा कि वो इजीली सभी लैंग्वेज पढ़ पाएंगे। नाउ आवर सेकंड टॉपिक दैट इज By the 1830 century, the attack on the Orientalist became sharper। मतलब 1830 की सेंचुरी में क्या हुआ था कि ओरिएंटलिस्ट पे बहुत ही ज्यादा अटैक हुआ था। One of the most outspoken and influencing of such critics of the time was Thomas Bingham Macaulay। He showed India as an uncivilized country that needed be civilized। यहाँ पे आपके लिए एक नया वर्ड है uncivilized, मतलब ये बोलना चाहते थे वो लोग कि ब्रिटिश लोग सोचते थे कि इंडिया के लोग सिविलाइज नहीं है, मतलब कि मैनर्सफुल नहीं है, मैनर्सफुल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ये सब अनसिविलाइज्ड है। तो नो ब्रांचेस ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर्ड टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस। मतलब ये सोचते थे कि ये सोचते थे कि ईस्टर्न नॉलेज में ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं इंग्लैंड को छोड़ के जहाँ पे इंडियन लोगों को सिविलाइज कर सके। मतलब ये इन शॉर्ट में इस चैप्टर में आपको ये कहना चाहते थे कि वो लोग हमारे जो कल्चर है उन सभी से हमको दूर होके और नए कल्चर को कवर करने के लिए और उनके कल्चर को अप्लाई करें और उनके कल्चर को हम ले लें, वो सब यहाँ पे हमको वो समझाते थे। अ सिंगल शेप
of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was no practical use. मतलब कि उन्होंने बोला कि इंग्लैंड वाले इंग्लिश ब्रिटिश लोग हैं जो पब्लिक मनी खर्च कर रहे हैं ओरिएंटल लर्निंग के लिए, वो कोई यूजफुल नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी ही है एंड ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम. With a great energy and passions, Macaulay emphasized the need to teach the English language. उन्होंने पैशन दिखाया कि कुछ भी हो जाए हम लोग ये सब लोगों को इंग्लिश ही सिखाना है. He felt that the knowledge of English would allow the Indians to read some of the finest literature of the world had produced, and it would make them aware of the development in Western science and philosophy. Teaching of English could be thus a way of civilizing people, changing their tastes, values and culture. वो सोचते थे कि अगर हम उनको एजुकेटेड के लाइन में इंग्लिश पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि लोगों का चेंजिंग टेस्ट से टेस्ट रिलेटेड वैल्यू और कल्चर और उनका टेस्ट वगैरह चेंज होगा. Following the Macaulay's minute, the English Education Act of 1835, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने ये ओरिएंटलिस्ट पे क्रिटिसाइज किया, जॉन्स मिल ने, मैकलोनी ने, तो फाइनली जो मैकलोनी था तो उन्हें बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया था. तो उनसे अफेक्ट होते 1835 में एक एक्ट फॉलो किया गया. द डिसीजन वॉज टू मेक दैट इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन. तभी से हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को आगे फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई. एंड टू स्टॉप द promotion of Oriental Institute like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College. These institutes were seen as temples of darkness. They were falling themselves into decay and English textbooks now began to produce for schools. मतलब कि क्या हुआ, उन लोगों ने अपोज किया ओरिएंटल स्टडी के लिए, साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी अपोज किया कि इन लोगों को अब ये जो कोलकाता में जो मदरसा है, बनारस में जो संस्कृत लैंग्वेज है, उन सभी को उनको प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से उन सभी को उनको बंद करना चाहिए. और तभी से 1835 में जो एक्ट फॉलो किया गया उसी के कारण इंग्लिश को स्कूल्स में टेक्स्ट बुक के तौर पे अपॉइंट किया गया. ओके, थैंक यू.